चलो, तो आज हम स्टार्ट करने हैं इतिहास का सेकंड पार्ट। जैसा कि आप पहले भी लेक्चर देख चुके होंगे कि इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है। यदि आपने उसे देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है आपको कि जो हमारे पूर्वज है, जो मानव है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे-कैसे हमारे इतिहास लिखे जाने का क्रम आगे बढ़ा और किस प्रकार जब मानव आएगा तभी जाके ज़ाहिर-सी बात है जब मनुष्य की उत्पत्ति होगी, तभी जाके इतिहास हमारा लिखा जाने लगेगा। लेकिन उस समय जो मैंने कहानियाँ जो आपके सुनाई हैं पहले पार्ट में, उसमें क्या हुआ वहाँ के हमें साक्ष्य मिलते ही नहीं हैं। उसमें ना कोई लिखित साक्ष्य मिलेगा, ना कोई बढ़िया से पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। जो छोटे-मोटे इधर-उधर के पुरातात्विक साक्ष्य मिल गए उसी के आधार पे ही, उसी के बेस पे ही हम इतिहास लिखने का काम करते हैं। तो वहाँ पे कल्पनाएँ कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। मतलब इतिहास ये भी नहीं हो सकता, पर इतिहास एक प्रामाणिकता का विषय है, परंतु जो भी ले लेंगे आप उससे कल्पना करके ही लिखोगे। मैंने आप सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, तो आज हम ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि इतिहास में जो मैंने 3 बताया था, 3 इतिहास के बारे में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन 3 इतिहास में मैंने प्राचीन काल का इतिहास मैंने प्रारंभ किया था, ठीक है? प्राचीन इतिहास मैंने शुरू किया था, तो इसमें पहले मैं आपको सारी कहानियाँ बता दी, वहाँ के बारे में मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे-कैसे आदि मानव के आगे बढ़ा, कब जंगल से बाहर आया, कब वो अपने 2 पैरों पे खड़ा होने लगा, कब वो अपने 2 हाथों का ही प्रयोग करने लगा, रीढ़ की हड्डी कब सीधी हो गई, इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें डिटेल से मैंने वो आपको बता दिया है। वो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अपने सिलेबस के बारे में कि हमें इसमें पढ़ना क्या-क्या है, कौन-कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, प्राचीन काल में हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हमें एक बार सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि हमें किस टॉपिक के बारे में कहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना इसके बाद। तो चलो देखते हैं, हम एक बार सिलेबस के बारे में डिटेल चर्चा कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। एक बार आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला इसमें आएगा हमारा पाषाण काल। क्या आएगा? पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बाँट के देखते हैं। इसमें जो है, यदि मैं इसका विभाजन करूँ तो इसमें आ जाएगा पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इसके बाद आ जाएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। पाषाण काल के समय टाइम पीरियड अगर देखोगे तो ये 20 लाख पहले से शुरू होता है। इसके बाद इसका टाइम पीरियड अगर देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता तक चलती है। कहीं-कहीं पे आपको 4000 बीसी तक देखने को मिल जाएगा, कहीं-कहीं 6000 बीसी तक आपको देखने को मिल जाएगा। 10,000 बीसी या फिर 6000 बीसी, जो भी आपको देखने को मिले, तो आप इस पे टाइम पीरियड पे जाइएगा नहीं, क्योंकि इस पे जो इतिहासकार हैं, विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। इसमें टाइम पीरियड को लेके कोई एक मत नहीं है, मतों में विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आप इसके टाइम पीरियड पे ना जाइएगा, और किसी भी एग्ज़ाम में ये टाइम पीरियड पूछता भी नहीं है आपसे। बस आपसे मेन टॉपिक पूछता है। जैसे मैंने बताया कि पाषाण काल में ये 3 भागों में बाँट के हम इसे पढ़ते हैं। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ये 3 भाग हो गए और इनके भी टाइम पीरियड अलग-अलग हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये जो टॉपिक आपसे चर्चा करूँगा, जैसे मैं सबसे पहले जब पाषाण काल उठाऊँगा तो पाषाण काल में पूरा पाषाण काल जब आपको पढ़ाने लगूँगा तो इसका टाइम पीरियड बताऊँगा कब से कब है। फिर मध्य पाषाण काल जब पढ़ाऊँगा तो इसके बारे में बताऊँगा कि इसका टाइम पीरियड कब से कब है। फिर जब नव पाषाण काल पढ़ाऊँगा तो इसके बारे में बताऊँगा कि इसका टाइम पीरियड कब से कब है और इसके बारे में क्या साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं, क्या-क्या जानकारी मिलते हैं, जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उसके सोर्स क्या है। इसके बारे में जहाँ-जहाँ से भी हमें हो सकती है, वहाँ-वहाँ से हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जहाँ-जहाँ से साक्ष्य मिलेगा उसके बारे में भी हम डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है? अब देखोगे तो ये पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बाँटा गया है। ये पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बाँटा गया है। एक है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल
मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा है निम्न पूर्व पाषाण काल। ये देख लिए। अब इसके भी विभाजन देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके इतना डिटेल में जाने के नहीं है, तो इसमें हमें 2 या 3 विभाजन देखने को मिलते हैं। इसके तो 9 पाषाण काल एक ही में देखने को हमें मिलता है, तो हमें इस प्रकार से पढ़ने हैं। पहला पाषाण काल स्टार्ट करेंगे, उसमें पूरा पाषाण काल लेंगे। पूरा पाषाण काल में पहला टॉपिक होगा आपका उच्च पूरा पाषाण काल, फिर होगा मध्य पूरा पाषाण काल, फिर होगा निम्न पूरा पाषाण काल। जब ये पाषाण काल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये जो है आपका मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। आप इसमें देखिएगा, इसमें पूरा पाषाण काल लगा हुआ है। जैसे ये पूरा पाषाण काल है, तो इसमें उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। और इसमें देखिएगा ये पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। ठीक है, नामों में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होंगे। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन पैदा होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप एनी टाइम एनीवन कभी भी आप कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पाषाण काल। पाषाण काल के बाद जब हम अपना देखते हैं, ये इसका टाइम पीरियड 6000, कहीं पे 4000 ऐसे कुछ कुछ माना जाता है। तो इसके बाद मतलब कुछ दिन के लिए ब्रेक देखने को मिलता है, छोटी छोटी बस्तियां देखने को मिलती हैं। फिर यहीं से यही का विस्तार, नव पाषाण काल का विस्तारित रूप, जब यहीं पे छोटी छोटी बस्तियां आ जाएंगी, इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, तो फिर यही सिंधु घाटी सभ्यता का रूप ले ली। तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक, ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके टाइम पीरियड में भी आपको विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, परंतु इसमें क्या होगा, इसके टाइम पीरियड में भी कई टाइम पीरियड में से बांटा गया है। एक मेच्योर टाइम पीरियड बांटा गया है, दूसरा प्री मेच्योर में। तो ये देखेंगे कि वयस्क या वयस्क के पहले से, तो ये सारी चीज़ें जैसे टाइम पीरियड है, इसका जो ज़्यादा प्रमाणिक मत है, जो ज़्यादा वैज्ञानिकों के, ज़्यादा इतिहासकारों के एक मत प्रमाणिक मानते हैं, वो मानते हैं आपको ये 23 से 50 बीसी से, 23 से 50 बीसी से 1750 बीसी तक, 1750 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी हम जानकारी पूर्ण रूप से लेंगे। इसमें भी देखेंगे कि हमारा कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दहमाबाद तक, और इसके बाद पूर्व में सुतकांगी डोर से लेकर इधर हिंडन नदी तक, पश्चिम में, पूर्व में और पश्चिम में सुतकांगी डोर तक था। तो इसके विस्तार को लेकर यहाँ पे कैसे कैसे इसकी बस्तियाँ थी, और यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हमें, नगर कैसे थे, नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी, यहाँ पे जल निकास प्रणाली कैसी थी, यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में, समग्र डिटेल के बारे में हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चंस को लेके हम चलेंगे बढ़िया से। आपको कहीं से भी यदि आप पूरा टॉपिक कर लेते हो तो आपको ऐसा कहीं डाउट नहीं रहेगा कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। बस आप यहाँ से एक बार पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करिएगा, आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करिएगा, तो जाहिर सी बात है टॉपिक आपको ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। परंतु जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आप नोट्स बनाओगे, ये बार बार अगर आप रिविजन करोगे तो काफ़ी बेहतर आप यहाँ से भी कर सकते हो। ऐसी कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अंदर ज़्यादा निखार आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा, वैदिक काल होगा। क्या होगा, वैदिक काल। जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा, वैदिक काल। अब ये वैदिक काल जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड जो हमें माना जाता है, ये माना जाता है 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। 1500 बीसी से लेकर के ये 600 बीसी तक माना जाता है। वैदिक काल को भी हम 2 कालखंडों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का माना जाता है, और 1000 बीसी में लोहे की खोज हो जाती है, जिसके कारण क्रांति आती है, कृषि में लोहे का उपयोग होने लगता है। तो जाहिर सी बात है, हर जमीन की जुताई करने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, और लोहे का उपयोग हथियार के रूप में ज़्यादा किया जाने लगा। तो यहाँ पे नया एक रेगुलेशन आ गया। तो इसलिए इससे पहला का जो होगा ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, उसके बाद का जो है
उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, सारी चीज़ें इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे पाषाण काल हो गया, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आप देखोगे ना, इन तीनों को विभाजन करने का मतलब क्या रहा होगा? आपने कभी सोचा कि जैसे कि इन्हें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल विभाजित कर दिया, इन्हें भी जो पूरा पाषाण काल है, शुरुआती का टाइम है, सबसे शुरुआती का टाइम जब मनुष्य चलना कहाँ से प्रारंभ करता है। पहले तो जब जंगल में आया, शिकार करता था, खाता था, चलना कहाँ से प्रारंभ किया, इसके टाइम पीरियड जैसे बांटा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता आ गया, वैदिक काल आ गई। वैदिक काल में भी 2 भागों में इसे विभाजित कर दिया गया, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। तो इनका विभाजन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जब कोई बड़ी रिवोल्यूशन आती है, बड़ा परिवर्तन आता है समाज में, तब जाके इन कालखंडों का विभाजन हुआ है। जैसे पाषाण काल हो गया, इसमें देखोगे कि आदमी पूरी तरह से शिकार पर आधारित था, शिकार पर निर्भर था, और इसके बाद खानाबदोश जीवन जीता था, शिकार करता था। और यहाँ पे आएगा, शिकार करेगा परंतु खाद्य संग्राहक बन जाएगा। यहाँ पे शिकार करता था, थोड़ा बहुत संग्रह कर लेता था, जैसे आज शिकार किया तो कल के लिए रख लेता था, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए रखेगा तो मांस होते थे, खराब हो जाते थे। तो ये क्या किया, संग्राहक के लिए और शिकार पे निर्भर था। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कृषि की खोज हो जाएगी, मध्य पाषाण काल में कृषि की खोज हो जाएगी। जब कृषि की खोज हो जाएगी, यहाँ परिवर्तन आएगा नहीं, जब कृषि की खोज हो जाएगी, मान लो जब अनाज पैदा करने लगे, इनके पास खाने पीने की चीज़ें आ गई, तो इसमें अब क्या होगा कि इन्हें क्या होगा, जो अनाज जैसे मान लीजिए कोई भी गेहूँ पैदा कर लिए या फिर मक्का पैदा कर लिए, तो ये लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। चावल पैदा कर लिए, लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, लंबे समय तक, 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। बहुत सुविधाएं नहीं थी, फिर भी इसे 5-6 महीने तक तो रख ही सकते थे। लेकिन अगर आप एक शिकार करोगे, एक जंगल में एक जानवर मारते हो, एक जानवर जब मार दोगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन, 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। इसके बाद वो सड़ने लगेगा, जब सड़ने लगेगा तो उसे आदमी खाना पसंद नहीं करेंगे, उसमें से बीमारियाँ फैलने लगती थी। तो ये लोग भी थोड़ा जागरूक हो गए, हाँ ये ज़्यादा दिन का हो रहा है, इसे खा रहे हैं तो इससे आदमी मर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्या, उनके अंदर जागरूकता फैली। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कृषि का आविष्कार हो जाएगा। जब कृषि का आविष्कार हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, अभी इसे देखो, एक महा रेवोल्यूशन हुआ कृषि का आविष्कार के कारण। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ आग की खोज हो जाएगी नव पाषाण काल में। आग की खोज यहाँ पे भी मानी जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ पे लोग बस्ती बना के रहने लगेंगे, छोटे छोटे बस्तियाँ बना के समूह में रहना प्रारंभ कर देंगे, यहाँ पे कृषि करना। अब यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे आग की खोज हो जाएगी, पहिए की खोज हो जाएगी, और लोग बड़ी बस्तियाँ बना बना के रहने लगे। जहाँ पहले 2-4 लोग रहते थे, अब वहाँ से कम 10-20-50 लोग रहने लगे। ऐसे हमें याद है कि हमारे गाँव में जब थे, तो शुरू के टाइम पे जब हम लोग छोटे छोटे थे तो देखते थे हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा बस्तियाँ नहीं थी, मुश्किल से 30-40, मतलब यूँ मान लो 26-27 घर थे हम लोग। परंतु आज के डेट में जाके गिनो, हमें अभी 20-25 साल नहीं हुए, इतने में ही वहाँ पे कम से कम 100-150 घर हो गए। अब सोचो, मतलब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे बड़ी बस्तियाँ रहने लगी, और इसके बाद यहाँ पर बड़े स्तर पे कृषि करने लगे, और बड़े स्तर पे यहाँ पे व्यापार भी धीरे धीरे चालू होने लगा। वस्तु विनिमय प्रणाली पर धीरे धीरे व्यापार भी चालू कर दिए थोड़े बहुत लोग आपस में ही। और इसके बाद यहाँ पे आग की खोज आती है, पहिए की खोज हो जाती है, तब क्या होगा, यहाँ से ये कालखंड बढ़ गया। अब जब ये सारी चीज़ें यहाँ देखो, अब जब आएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक नगरी सभ्यता है, प्रथम नगरीकरण कहा जाता है इसे। इसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। जब प्रथम नगरीकरण में आप घुसोगे, इसमें देखोगे कि यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे बहुत बड़ा नगर, जैसे कि पहले मान लीजिए गांव था, गांव से जनपद बना, जनपद से अब एक राज्य बन गया पूरी तरह से। तो राज्य की तरफ पूरी जनसंख्या यहाँ पे बढ़ने लगी, बहुत जनसंख्या हो गई। शुरू में जैसे 1-2 लोग थे, फिर उनके बाल बच्चे हुए, फिर उनके बाल बच्चे हुए, फिर उनके बाल बच्चे हुए, इसी तरह क्या हुआ, बढ़ते 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 बहुत बड़ी ये पूरी नगर बन गई। सपोज कर जैसे हम गाँव में रहते हैं, आज हम कहाँ हैं, इसमें है नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में हम यहाँ से दिल्ली आ गए। अब ये क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया दिल्ली। यहाँ पे हर एक चीज़ और बहुत बड़े स्तर पे सब चीज़ सुविधाएं मिल रही हैं हमें। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इसलिए इसका टाइम पीरियड, इसका विभाजन किया गया। और यही बस्तियाँ जो यही थी, जैसे देखो यहाँ पे खानाबदोश जीवन जीते थे, यहाँ पे कृषि कर लिए, स्थायी रहने लगे धीरे धीरे, यहाँ पे पूरी तरह से स्थायी रहने लगे। और जब पूरी तरह से स्थायी रहने लगे, वहीं पे अपना ये जीवनचर्या की चीज़ें जो होती है जीवन में प्रतिदिन जो यूज करते हैं, अब वो क्या करेंगे, ये इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे इसमें। जब ये इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, एक जगह रहेंगे तो उसका विकास करेंगे, रोड का विकास करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे, घर बनाएंगे और जानवर रखेंगे, व्यापार का विकास करेंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये बड़ा नगरीकृत हो गया, धीरे 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 बढ़ता चला गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो अब क्या हुआ,
ये क्या हो गया, नगर बन गया, पूरा महानगर बन गया एक प्रकार से। ये प्रथम नगरीकरण बोला जाता है इसको, इसको प्रथम नगरीकरण बोला जाता है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि इनका विभाजन क्यों हुआ, प्रथम नगरीकरण बोला गया। अब फिर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन होगा ना, तो आप देखोगे इसका टाइम पीरियड जो है 1500 से है, इसका 1750 में इसका पतन हो जाता है, पूरी तरह से पतन हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि 1750 में फिर 1500 में, यहाँ पे तो 150 साल का डिफरेंस आ रहा है, 150 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 150 साल क्या हुआ, यहाँ पे कोई मानव रहा ही नहीं हुआ, नहीं। जब विनाश हुआ होगा, सपोज करो, अभी इसके बारे में कोई प्रमाणिक मत नहीं मिलता, परंतु जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है कि जब इसका विनाश हुआ, तो जब यहाँ पे विनाश हो, सपोज करो कोई महामारी आ गई, तो पूरी तरह से 100% आबादी तो खत्म हो नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोग बच जाएंगे। सपोज करो जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नगर है, और यहाँ पे पूरा एकदम विनाश का कारण आ गया, मतलब विनाश हो गया, लेकिन हो सकता है यहाँ पे किनारे पे जो लोग बचे हैं, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ से, कुछ लोग बच गए, 100 में से 1-2 लोग बच गए, मतलब 100 गांव थे, पूरा नगर था, तो इसमें से क्या हुआ, 1-2 गांव बच गए। जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है, और सबसे किनारा एरिया जैसे हो गया इधर पांडव नगर, ये सब हो गया, और अक्षरधाम हो गया, इधर साइड के, अगर मान लो कभी कुछ हो जाता है, तो ये दूर दराज के जो एरिया है, ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ के कुछ एरिया बच गए। तो फिर यह जब ये विनाश हो गया, इसके बाद सब कुछ सामान्य स्थिति हुई, यहाँ पे जो कुछ लोग बचे थे, अब फिर वही जो हाल यहाँ से शुरू हुआ था, वो फिर यहीं से शुरू होगा। ये लोग भी फिर धीरे 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 अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से अपना विकास करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे विकास करते 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 फिर इस हालात में पहुंचेंगे, 1.5-2 साल बाद अपने आप को रिकवर कर लेंगे। तो इसे द्वितीय नगरीकरण बोला जाता है, इसे द्वितीय नगरीकरण बोला जाता है। द्वितीय नगरीकरण बोला जाता है इसे। फिर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब इसको क्या कर देंगे, इसे हम 2 भागों में बांट के देखते हैं। पहला है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड देखें तो हम, इसका टाइम पीरियड होता है 1500 BC से लेकर के 1000 BC, 1000 BC। अब मैंने बताया कि इसका विभाजन, ऋग वैदिक काल में विभाजन इसका क्यों हुआ, क्योंकि 1000 BC में लोहे की खोज हो जाती है अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा एक स्थान है, बताऊंगे वो कहाँ पे है, वो सब चीज़ें दिखाएंगे भी आपको। तो 1000 BC में इसका जब लोहे की खोज होती है, तो इसका विभाजन कर दिया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि अब 1000 BC से लेकर के 600 BC तक, 600 BC तक उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड रहता है। तो इसके बारे में ये सारी चीज़ें होंगी। जब ये अभी तो आपको हम सिलेबस बता रहे हैं, एक प्रकार से आपके समझ विकसित कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम आगे चलेंगे, आपको समझाते हुए सारी चीज़ें। आपको एक एक पॉइंट, जहाँ भी आपको डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एनी वन डाउट, कुछ भी एनी टाइम कुछ भी पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी पूछोगे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद आएगा बुद्ध काल या जैन काल या महाजनपद काल। इसे तीनों भी बोल सकते हो, लोग महाजनपद काल भी बोलते हैं। चौथा टाइम, चौथे पे क्या आएगा, इसे मान लो बुद्ध काल, बुद्ध काल या जैन काल, जैन काल या महाजनपद काल। महाजनपद काल। अब देखोगे कि इसका टाइम पीरियड, इसका विभाजन क्यों हुआ, तो फिर भी वहाँ, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जन था, धीरे धीरे था, मतलब जो बस्तियाँ थी, जैसे मान लो यहाँ पर, अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसका द्वितीय नगरीकरण तो बोल दिया गया, परंतु आप देखोगे ना, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बस्तियाँ थी, सपोज करो यहाँ पे एक जगह 100 लोग रह रहे हैं, अब यही जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, 1500 में 100 लोग हैं, और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, तब इसे महाजनपद काल बोला जाने लगा।
जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई, यहाँ का विस्तार धीरे धीरे होने लगा और राजा की भूमिका आने लगी, बहुत सारे कर लगने लगे। महिलाओं की स्थिति वैदिक काल तक तो सही थी, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। महाजनपद काल में आते आते तो इनकी स्थिति में और गिरावट देखने को मिलती है। बहुत सारे परिवर्तन हुए वैदिक काल में और महाजनपद काल में, बहुत सारे परिवर्तन हुए। इस कारण हमें जो है इसको विभाजन करके देखते हैं। जैन काल हो गया, बुद्ध काल या महाजनपद काल बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 600 BC से लेकर के, इसका टाइम पीरियड क्या होगा 600 BC से लेकर, इसकी भी सब चीज़ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। और चलो अब फिर इसके बाद 5वें नंबर पर आता है हमारा मौर्य काल। क्या आएगा, मौर्य काल। ये 5वें नंबर पे हमारा आएगा मौर्य काल। अब यहाँ पे देखोगे कि जो 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद में एक मगध था। यहाँ से हर्यक वंश से इसकी शुरुआत होती है, यहाँ से यहीं पे मौर्य काल की नींव पड़ती है। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसका विस्तार हुआ और 16 महाजनपदों का धीरे धीरे विलय हुआ। जो मगध था शक्तिशाली था, तो अंग का विलय कर लेगा, अंग जो था वो विलय कर लेगा। धीरे धीरे आसपास के राज्यों में जो था, आसपास के क्षेत्रों में उन पे आक्रमण करके या फिर उनके वैवाहिक संबंध स्थापित करके या फिर पुत्रों द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित करके या फिर कूटनीति द्वारा किसी न किसी तरह से इनका जो है विलय कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा मौर्योत्तर काल। आ जाएगा, क्या आएगा, मौर्योत्तर काल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, मौर्योत्तर काल आ जाएगा। और ये जो है सेकेंड सेंचुरी BC से लेकर के, सेकेंड सेंचुरी BC से लेकर के थर्ड सेंचुरी BC तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है, थर्ड सेंचुरी BC तक। ठीक है, अब इसके बाद आएगा गुप्त काल। ये आपको हो गया, अगर आप लोग ये लिख लिए हो तो मिटा दें इसे या फिर ऊपर वाला मिटा दें कुछ। 6 टॉपिक हो गया, तो 7वां टॉपिक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, गुप्त काल। फिर 8वां क्या हो जाएगा, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल का टाइम पीरियड अगर आप देखो तो 550 AD से लेकर 750 AD तक माना जाता है इसका। 550 AD से लेकर के 750 AD तक माना जाता है। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आएगा, इसके बाद आ जाएगा पूर्व मध्यकाल। जो लास्ट टॉपिक आएगा प्राचीन इतिहास में, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। इसके बाद आ जाएगा मध्यकाल। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं हमारे, इन सारे टॉपिक्स पे हमें चर्चा करनी है और इन सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना भी है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। पाषाण काल स्टार्ट करेंगे। पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है 20 लाख BC से लेकर के 10,000, 6,000 या 4,000 BC तक का माना जाता है। कहीं कहीं इसके टाइम पीरियड में आपको मैंने जैसे बताया कि इसका टाइम पीरियड कोई कंफर्म नहीं है, इसके बारे में थोड़ा भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांट के देखा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट के देखते हैं, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और निम्न पूर्व पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को भी 2 भागों में बांट के देखते हैं,
परंतु वहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो बांट भी लोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते नहीं हैं। और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बस्तियाँ ही धीरे धीरे विकसित हुई और भी धीरे धीरे अपना बड़ा रूप ली। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो शुरुआत के 5-6 महीने या फिर 1 साल मान लो, पूरा पाषाण काल में मान लो उसका बीतता है। और वही जब 1 साल से लेकर 3 साल तक मध्य पाषाण काल में जान लो, वो खाना पीना शुरू कर देता है 3 साल तक। और फिर जब वही 3 साल से लेकर 10 साल तक, 3 साल से लेके 10 साल तक ये क्या हो जाता है, 10 साल या 12 साल तक आप मान लो कि नवपाषाण काल हो जाता है। फिर वही जब 12 साल के बाद बच्चा जानते हुए अनकंट्रोल हो जाता है, उसे लगता है कि पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में है, उसे लगता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। तो क्या होता है, वो अपने हिसाब से अपने आप को, मतलब ऐसा लगता है कि वो अपने आप से डिसीजन लेना चाहता है। उसे लगता है कि मैं अब किसी के कंट्रोल में क्यों रहूँ, मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ। जबकि उसे पता ही नहीं है कि अभी मैं कुछ नहीं जानता पूरी दुनिया के बारे में। दुनिया की बात छोड़ो, अभी अपने गाँव के एक छोटे से हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानता वो। तो इसी प्रकार से क्या होगा, अब सिंधु घाटी सभ्यता आएगी। जब यही बड़े ही रूप हो जाता है धीरे धीरे, 12 साल के बाद आप जानते हो वो मेच्योर होने लगता है और उसकी शारीरिक बनावट सब कुछ विकास कर चुका होता है और विकास के चरण में भी होता है। तो धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता मान लो 12 से लेके 30 साल की उम्र तक ये रहती है, 30 साल की उम्र तक रहती है। फिर इसका क्या होता है, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है ससुरा। अब ऐसा मत कहिएगा कि बच्चे को क्यों एक्सीडेंट मार रहे हो, मेरा मारने का विचार इरादा नहीं है, बस एक समझाने का इरादा है कि 30 साल की उम्र में इसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब हाथ पैर टूट जाता है तो फिर वो पाषाण काल में लेटर लौट जाता है। एक जगह पे बैठा रहेगा चुपचाप, कोई आएगा दूसरा खिलाएगा, कोई दूसरा सेवा कर रहा है, कोई दूसरी नर्स आ रही है उसे इंजेक्शन लगा रही है, कोई दूसरी नर्स आ रही है उसकी दवा दे रही है। तो फिर कहाँ पहुँच गया ये पूरा पाषाण काल में। जैसे शुरू में बच्चे जब जन्म लेते हैं, जैसे उनको छोटे से होते थे उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती थी, कुछ वहाँ कर रहे हैं तो उन्हें पता नहीं क्या चाहिए होता है, उन्हें सब ला के देते हैं। तो उसी प्रकार से फिर वहाँ पहुँच गए। जब इसका सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ, फिर हम वहीं पहुँच गए। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को रिकवर करेगा। जब एक्सीडेंट के बाद होगा तो धीरे धीरे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो 150 साल का गैप आया तो ये रिकवर करने में लगा था। जैसे देखो यहाँ के 1750 BC में इसका पतन हो गया, परंतु इसका वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 BC से 600 BC है। तो 150 साल का जो गैप है, तो वो एक्सीडेंट के टाइम पे जो कवर करना है बच्चे को, उस टाइम पे कवर करके 150 साल लगे उसे कवर करने में। तो मान लो 30 साल में एक्सीडेंट हुआ तो 35 साल तक उसे लगा कवर करने में, 5 साल कवर करने में लग गया। फिर इसके बाद क्या होगा, ये चला आएगा 35 साल से ले लो 50 साल तक। इसे 2 भागों में बांट देंगे। एक तो जो धीरे धीरे कम 35 साल बाद मान लो चल ले, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे कम चलेगा। फिर इसके बाद जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो जब कम चलेगा तो उसे ऋग वैदिक काल बोलोगे, और जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो उत्तर वैदिक काल बोलोगे। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बच्चे आ जाएंगे। जिसका एक्सीडेंट हुआ बीच में उसकी शादी भी तो हुई होगी, जब उसके बच्चे आ जाएंगे तब वो क्या हो जाएगा, बुद्ध काल या महाजनपद काल। अब उनके बच्चे जब आए होंगे एक्सीडेंट से पहले, सपोज करो वो भी अब बड़े होंगे 30-35 साल के होंगे, मतलब कम से कम 18-20 साल के तो ही होंगे। तो आप सपोज करो कि जब भी 18-20 साल के हो गए, अब यही जो है यही लोग अभी अपने दिमाग से चलेंगे। जैसे वो उस समय उड़ रहा था कि नहीं ये पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मुझे अकेले जो करना करना है, अब उसी प्रकार से इसके बच्चे भी उड़ेंगे। मान लो 4-5 बच्चे हो गए तो वो अलग उड़ रहा है, वो अलग उड़ रहा है, वो अलग उड़ रहा है, 4-5 हो गए। ऐसे मान लो 16 बच्चे हो गए। सपोज करो कि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका 16 बच्चे हो गए। अब 16 बच्चे वही मिलके जब अपनी अपनी, जैसे ये 12 साल में निकलने लगा, 14 साल में, अब पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, पूरी दुनिया को मैं अपनी मुट्ठी में करके ही दिखाऊंगा। मैं अपने डिसीजन स्वयं ले सकता हूँ, मैं अपने कार्य स्वयं कर सकता हूँ, कहीं जाऊँगा अकेले जाऊँगा, जो करूँगा अकेले करूँगा। तो उसी प्रकार से इससे बच्चे भी अब बोलेंगे। तो अब क्या हुआ, यहीं से जब इसके बच्चे अलग अलग होकर भागेंगे तो ये 16 महाजनपद बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 16 महाजनपद बना लेंगे। जैसे ये यहाँ से शक्तिशाली होकर 14 साल के बाद भागा था, सिंधु घाटी सभ्यता बना ली है। अब यहाँ पे जब ये लोग इसके बच्चे शक्तिशाली होकर भागेंगे तो महाजनपद काल बना लेंगे। फिर इसके भी बच्चे आएंगे तो वो अलग अलग साम्राज्य स्थापित करेंगे, पूरे भारत को अलग अलग खंडों में बांट के, कोई कहीं शासन कर रहा है, कोई कहीं शासन कर रहा है, कोई कहीं अपनी आज़ादी ले रहा है, कोई कहीं अपनी आज़ादी ले रहा है। तो अलग अलग जगह से वो अपना देखते रहेंगे। फिर इसके बाद आएगा गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल आएगा, फिर गुप्तोत्तर काल आएगा, फिर पूर्व मध्य काल आएगा। इसी प्रकार से ये पूरा क्रम चलेगा। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भी हम लोग, ठीक है। अब
कल से जो है हमारा टॉपिक इतिहास जो है इसे स्टार्ट कर देंगे और इसे समझेंगे भी। अभी हम इसमें देखेंगे क्या होगा ना कि जैसे इतिहास, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास का अर्थ जो होता है, ये सब चीज़ें चलो मैं कल बता दूंगा आपको। आप लेकिन ये समझ लो, अभी हमें 2 3 या 4 लेक्चर में हमें यही देखने में लग जाएगा कि हमें इनके साक्ष्य मिलते कहाँ कहाँ से हैं। अगर हम डायरेक्ट आपको पढ़ाना चाहें तो डायरेक्ट पढ़ा के भी उसी टाइम में आपको बताते चले, लेकिन आपको मुझे लगता है कि पहले एक बार बता देंगे आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जैसे मान लो पाषाण काल है, पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ऐसे हमें कर्नाटक से कुछ औजार या फिर कुछ मृदभांड मिलते हैं जो पाषाण काल के हमें बताए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे है, सिंधु घाटी सभ्यता के हमें कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। नव पाषाण काल के हमें कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं और किस किस बेस पे हमें साक्ष्य मिलते हैं। सपोज करो आप देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो हमें तो पहले कुछ औजार मिलेंगे, कुछ मृदभांड मिलेंगे, कुछ दैनिक दिनचर्या में जो प्रयोग की जाती हैं वस्तुएं वो मिलेंगी, कुछ लिखित साक्ष्य भी हमें मिलते हैं, कुछ प्लेट मिलते हैं जिसमें 34 या फिर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। जेम्स प्रिंसेप ने उन्हें पढ़ने की कोशिश भी करी है। तो अशोक के अभिलेख में जो मिले हैं वो भी तो देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के बारे में हमें कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं और क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं या पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं या फिर कोई और साक्ष्य भी मिलते हैं। तो वैदिक काल के हमें कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, किन किन वैदिक काल तक तो 600 BC का आने के बाद यहाँ तक तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिलते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे पुरातात्विक साक्ष्य अगर आप देखोगे तो ये जो है ना, इसमें बीच में एक ताम्र पाषाण काल भी आएगा। पाषाण काल के बीच में ही आप इसमें कहीं भी नोट कर लेना, एक आपका आ जाएगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल या महापाषाण काल। या महापाषाण काल, इसके बारे में बीच में पढ़ लेंगे थोड़ा सा है। और इसके बाद अब देखोगे जो ये सारे जो रीजन हैं, ये पाषाण काल वाले, जैसे आप इतिहास में देखोगे ये सारे जो हैं पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और इसके बाद ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल, ये सब जो होते हैं ये हमें है पुरातात्विक स्रोत। इसे क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोतों पर हमारा इतिहास लिखा गया है। यहाँ पे हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही इतिहास लिखा गया है। यहाँ से हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। जो हमें बताया मैंने, जैसे दैनिक दिनचर्या में जो यूज करते थे, जो वो लोग हथियार यूज करते थे या फिर जो खाने पीने की वस्तुएं यूज करते थे, कपड़े जो क्या पहनते थे, क्या करते थे, मृदभांड किस प्रकार से मिले हैं, यहाँ से सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल तक, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल तक, यहाँ से तक हमें क्या हुए, लिखित साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या है, ये लिखित साक्ष्य मिलेंगे 600 BC तक, ये से लेकर यह तक। यहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे, पुरातात्विक भी मिलेगा, पुरातात्विक प्लस लिखित दोनों मिला है, परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे अभी, परंतु इसके बारे में भी हम पढ़ा नहीं गया। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बारे में, यहाँ से दोनों मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। पुरातात्विक भी मिले हैं प्लस लिखित भी मिले हैं और इन्हें पढ़ा भी जा चुका है, इन्हें पढ़ा भी जा चुका है। तो इनके बारे में यहाँ से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि कहाँ से साक्ष्य, जैसे मान लो कल्हड़ की राज तरंगणी है, ये हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। कल्हड़ की राज तरंगणी जो है 3 लोगों ने मिलकर लिखी है। कल्हड़ के पुत्र जो था वो और उनके पुत्र जो थे वो 3 लोगों ने मिलकर कल्हड़ की राज तरंगणी जो लिखे हैं, वो अलग अलग पुस्तक भी लिखे हैं। उसके बारे में देखेंगे कि कश्मीर के बारे में जो कल्हड़ की राज तरंगणी और इसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये किस टाइम पीरियड के बारे में हमें जानकारी देती है। महाभारत हो गया और रामायण हो गया, ये सारी चीज़ें जो
महाकाव्य हैं, ये हमें किस टाइम पीरियड के और किस शासनकाल के बारे में हमें जानकारी देती हैं, इसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे हम। और इसके बारे में पहले मैं चाहूँगा कि मुझे कहाँ-कहाँ से क्या स्रोत मिले हैं, क्या-क्या साक्ष्य मिले हैं और कहाँ-कहाँ से क्या हमें जानकारी मिलती है, इसके बारे में एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद अपना सिलेबस के अंडर में आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आपको देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। यदि हम एक बार इसे कवर कर लेंगे तो हमें जो ये सब है समझने में और पढ़ने में ये पता चल जाएगा कि जानकारी आपको कहाँ से क्या सोर्स मिल रही है, तो आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी इतनी चीज़। नोट कर लो आप लोग, अगर कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो आप सब, ठीक है? तो कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे इतिहास। पहले स्रोत पढ़ लेंगे, कहाँ-कहाँ से क्या स्रोत मिल रहे हैं, और इसके बाद अपना चैप्टर पढ़ेंगे। फिर स्रोत एक बार कंप्लीट कर लेंगे पूरा। यहाँ पाषाण काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक का स्रोत एक बार कंप्लीट कर लेंगे, हमें किस पुस्तक से क्या जानकारी मिल रही है, किस अभिलेख से क्या जानकारी मिल रही है, अशोक के अभिलेख से क्या जानकारी मिल रही है, जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हमें क्या जानकारी मिल रही है। इसके बाद सारी चीज़ें टॉपिक आपका कवर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। 2 से 3 लेक्चर में आपका सोर्स जो है क्लियर हो जाएंगे। जो विदेशी विवरण है वहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है, जैसे फाहियान आया था, ह्वेनसांग आया था, अल्बर्नी आया था और मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज की इंडिका के पुस्तक से हमें किस किस राजवंशों की और किस किस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है, हमारे समाज कैसा था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, राज्य कैसे थे, महिलाओं की दशा कैसी थी और शूद्रों या फिर समाज किन किन वर्गों में विभाजित था, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, कैसे कैसे जानकारी मिलती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा, ऐसा नहीं आप बहुत बोरिंग होंगे। जैसे आप ये समझ रहे हो पूरी तरीके से, वैसे मैं आपको वो भी समझा के पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, इसमें कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर यहीं पे लेते हैं हम विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।